तो आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण का 4.3 आखिरी एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके आज हम बेसिक पार्ट और साथ ही साथ सभी के सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पार्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा बेसिक पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप देखेंगे तो बेसिक पार्ट में सबसे पहले मूलों की प्रकृति दिया है। तो इसको जानने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण, जब हमने चैप्टर को पढ़ाया, चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण। ठीक, अब ये जो द्विघात समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में मेरे भाई इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की, द्विघात समीकरण जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हमने आपको बताया था। कौन कौन से होते हैं आज मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहला तरीका हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, ये पहली विधि थी। दूसरी विधि मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि बताया था। क्या? पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा और आखिरी विधि हमारा है जिसका नाम है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो ये 3 विधियां हमारे पास हैं, जिनमें से हमने पहली विधि को 4.2 में पढ़ लिया। ठीक, 4.1 में हमने मतलब केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना हमने सीखा था, यानी कोई शब्द समीकरण दिया था ऐसे 3-4 लाइन, उसको हमें इस गणितीय रूप में कन्वर्ट करना था। ठीक, लेकिन अब यहां पर फिर उसके बाद हमने 4.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना सीखा, यानी x का मान निकालना हमने सीखा। अब यहाँ पर भैया प्रश्नावली तो केवल एक ही अब बची है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 4.3। तो यहाँ पर 4.3 में क्या हमें दोनों विधियां पढ़नी होंगी। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये जो हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, या हमारे ये सिलेबस में नहीं है। मतलब जो हमारे पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें था, ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, लेकिन अब ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। अब बात आती है द्विघाती सूत्र की। तो द्विघाती सूत्र हमारे सिलेबस में है और ये हमारा 4.3 एक्सरसाइज है जो कि हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो आज हम मेनली द्विघाती सूत्र के बारे में जानेंगे। तो भैया ये द्विघाती सूत्र है क्या? तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र मैं अगले पेज पर लेकर के आपको चलूंगा, और द्विघाती सूत्र को मैं यहाँ पर हेडिंग आपको बना देता हूँ। ठीक है, द्विघाती सूत्र। एक नाम मैं यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा श्रीधराचार्य सूत्र, इसको कहते हैं। क्या? श्रीधराचार्य। भैया ये मतलब इंडियन थे क्या? हाँ, इंडियन नाम से ही लग रहा है, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का होने वाला है। ये आगे चल करके आप नीट की तैयारी करेंगे, मतलब बायो लेंगे या फिर मैथ लेंगे, कुछ भी लेंगे, कोई भी स्ट्रीम, हर स्ट्रीम में इसका उपयोग होगा। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र का। तो आपको इससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाना है, तो यहाँ पर मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है फॉर्मूला? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भैया ये ABC यहाँ पर क्या है? ABC को मैं बताने से पहले यहाँ पर सबसे पहले एक द्विघात समीकरण का एक मैं यहाँ पर सूत्र अगर लिख दूंगा तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। क्या? अगर कोई द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहां a इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक, जहां a बराबर 0 नहीं है। तो ये जो द्विघाती सूत्र है यहाँ पर ए बी सी, यानी ये हमारे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है। तो ए बी सी यही है हमारे, जो यहाँ पर मैंने लिखा है आपको। ठीक है, तो ये x का मान है, यही हमारा क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। इसको आप जितना जल्दी हो सके याद कर लें। भैया इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका प्रूफ बिल्कुल है। प्रूफ यहीं से आता है। प्रूफ के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है आपको पता है? पूर्ण वर्ग विधि का।
लेकिन ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं पूर्ण वर्ग विधि से इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखा सकता हूं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपको अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल हम द्विघाती सूत्र से हमारा काम चल जाएगा, तो मैं उस पर समय जाया नहीं करूंगा। केवल अब आप इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक है, याद कर लीजिए, याद करें, ठीक है। आप जितने जल्दी याद कर लेंगे आपके लिए फायदा रहेगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन भैया हमने तो देखा था कि एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है उसके तो दो मान आते हैं x के, तो यहां पर तो आपने केवल एक ही मान लिखा है, तो इसके दो मान कैसे आएंगे? जब आप एक बारी प्लस लोगे और एक बारी माइनस, तो उसके दो मान हो जाएंगे। भैया कहने का क्या मतलब है, जरा डिटेल में समझाएंगे। डिटेल में समझाने का मतलब ये है कि अगर x बराबर क्या है माइनस बी, अगर एक बार मैंने प्लस ले लिया, प्लस, ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। ये अगर भैया एक बार अगर आप माइनस ले लोगे तो x का मान क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। अगर मेरे साथ आप बोल भी रहे हो ना तो आपको फटाक से याद हो जाएगा, ज्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम की मतलब आज ही याद करा दूंगा मैं आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करा के। तो ये हमारे पास दो मूल प्राप्त होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल, ठीक। ये क्या है? मूल का मतलब समझ पा रहे हो ना, दो सोल्यूशन या फिर दो रूट्स। तो ये क्या है? दो मूल, द्विघात समीकरण के ये हमारे पास दो मूल हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर देख लिया द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अब इसका यूज कहां पर होगा? आगे हम मतलब सवालों में तो यूज करेंगे ही भाई, इसीलिए तो ये बना है फॉर्मूला। और इसका प्रूफ जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस पर, लेकिन प्रूफ पर, लेकिन वो वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं पोस्ट भी कर दूंगा उसको। और यहाँ पर मूलों की प्रकृति, भैया मेन टॉपिक तो हमारा मूलों की प्रकृति है, इस पर कब आएंगे आप? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर तो भैया हम फॉर्मूलेज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप फॉर्मूले को देख रहे हो, इस फार्मूला जो हमारे पास सूत्र है, और ये जो अंदर ये करड़ी में यानी जो हमारे पास अंडर रूट है उसके अंदर ये कुछ हमारे पास क्या है भैया? ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें दिख रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं आपको पता है? इसी को हम विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है? विविक्तर या फिर डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा भैया इसको विविक्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से हमें क्या पता चलता है? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। आगे हम उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम विविक्तर को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दिया विविक्तर। मूलों की प्रकृति से पहले हमें विविक्तर और द्विघाती सूत्र का जानना जरूरी था, इस नाते मैंने दोनों चीजों को आपको लगभग समझा दिया है। बस ये विविक्तर मैं कंप्लीट कराने वाला हूं आपका। विविक्तर, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, एन ए, स्पेलिंग देख लेना आप भाई, मेरा इंग्लिश उतना मजबूत है नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है? विविक्तर या फिर डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। और इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम जानेंगे। तो विविक्तर, अभी अभी मैंने आपको बताया जो अंडर रूट के अंदर था क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा क्या है आपको पता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी। इसे हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा क्या है? विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास विविक्तर है, अच्छा भैया यहाँ पर विविक्तर के बारे में हमने जान लिया, बस इतना आप समझ लीजिए कि ये हमारा विविक्तर है। इसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति जानेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की, हाँ, मूलों की प्रकृति, ठीक। तो ये जो मैंने यहाँ पर मूलों की प्रकृति लिखा है, कलर ये वाला, मूलों की प्रकृति, एक सेकेंड। जब जब मेरे भाई यहाँ पर डी बराबर, मूलों की तीन प्रकृति होती है, तीन। जब डी बराबर 0 होगा, ठीक, या फिर सबसे पहले डी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव, ठीक। जब डी इक्वल टू 0 होगा और डी लेस देन 0,
ये तीन हमारे पास मूलों की प्रकृति होती है भैया। मूलों की प्रकृति यही डिस्क्रिमिनेंट से निर्धारित होती है। ये मतलब जो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से ही मूलों की प्रकृति निर्धारित होती है, इसी नाते हम इसको विविधतर कहते हैं। ठीक, क्या कहा मैंने? जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी जो यहाँ पर कर्डी में के अंदर है, यानी अंडर रूट के अंदर है, ठीक, कोपचे में जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसी से हमारा जो है मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? इसी से निर्धारित होता है। ठीक, तो यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी से मूलों की प्रकृति। अगर डी पॉजिटिव है तो मूल कैसा होगा आपको पता है? यहां पर जो है मूल हमारा होगा वास्तविक। मूल जो है, मूल, मूल नहीं, यहां पर सिर्फ ऐसे लिखो, वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, वास्तविक व भिन्न मूल, यानी कि जैसे दो रूट्स आते हैं, जैसे एक 5 हो गया, दूसरा 6 हो गया, एक एक 5 हो गया, दूसरा 6, एक माइनस 5 6, यानी कि मूल होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक, और उसके बाद जब d बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये है कि यहां पर मूल जो है वास्तविक, एक सेकेंड यार, पेन ज्यादा मोटा चल रहा है, पहले इसको मैं पतला करूं, इसको भी पतला कर दो। हाँ, एक सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वास्तविक व समान मूल होंगे। इसका मतलब ये है, अच्छा भैया, वास्तविक व समान मूल का मतलब ये है कि जैसे 5,5 आ गया, 1/3, 1/3 आ गया, ये क्या है? वास्तविक मूल है और समान मूल है। ठीक है, यानी x के जो मान होंगे बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ये हमारा दूसरा प्रकृति हो गया। यानी पहली प्रकृति ये होगी जब d ग्रेटर देन जीरो होगा, वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। जब d बराबर जीरो होगा, वास्तविक व समान मूल होंगे। जब d लेस देन जीरो होगा, यानी कि नेगेटिव, यानी d का मान, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसे -5 आ गया, -6 आ गया, तो ये नेगेटिव में आ गया। ठीक, जब d का मान नेगेटिव में आ जाएगा तो यहाँ पर मूल क्या हो जाएंगे आपको पता है? यहाँ पर मूल होंगे काल्पनिक, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने मूलों की प्रकृति को जान लिया है। यानी मूलों की प्रकृति जो हमारे पास हेडिंग है, ये हमारे, इसी को मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया है, ये मूलों की प्रकृति है। ठीक, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे मेरे भाई ना, तो अभी अभी मैंने x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव होगा, ठीक, यानी अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव साइन है, यानी पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने पॉजिटिव में प्लस का 5 ले लिया, प्लस का 6 ले लिया, तो करनी में प्लस का 5 प्लस का 6 एक अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक है। लेकिन जब वहीं अगर मैंने जीरो ले लिया, तो करनी में जीरो का मान कट पिट करके जीरो हो जाएगा, तो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। और उसके बाद अगर मैंने करड़ी में के अंदर, अंडर रूट के अंदर अगर मैंने -5 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं होता, इस नाते ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो इसीलिए यहाँ पर रूट क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे। तो अब मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने बेसिक पार्ट लगभग कवर कर लिया है, अब हम सवाल पर चलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें। तो आइए बिना किसी देरी के सवाल पर चलते हैं। और जो ये हमारे पास मूलों की प्रकृति है, इसको मैं कट कर देता हूं, इसको तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखो अच्छे से लिखा गया है मूलों की प्रकृति के बारे में, यहाँ पर डिटेल में अच्छे से बताया गया। क्या? जब d यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको हम क्या कहते हैं? d का मान जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जब d बराबर जीरो होता है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। और यहाँ पर जब d लेस देन जीरो होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक, अब हम सवाल पर चलेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए सवाल पर चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 7, यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 में क्या कहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्तर और मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे विविक्तर और मूलों की प्रकृति,
तो ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण है कि 2x² द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, इसको हमें द्विघात समीकरण इसकी तुलना यहां पर हम क्या लिखेंगे, आपको पता है 2x² जो हमारे पास ये द्विघात समीकरण दिया गया है, यहां पर लिखेंगे इसकी तुलना, इस वाले पेन से, इसकी तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। क्यों करना है भैया इससे तुलना, क्योंकि जब आप यहां पर देखोगे, क्या देखोगे, क्योंकि हमें पता है विविक्तर यानी डी, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। विविक्तर निकालेंगे तो भैया यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे पीछे तो d बराबर b² माइनस 4ac, यही हमारा विविक्तर है और इसी को तो हमें ज्ञात करना है। अगर हमने विविक्तर निकाल लिया तो हमें मूलों की प्रकृति अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि d से ही मूलों की प्रकृति को निकाला जाता है। तो अब यहां पर आते हैं हम, यानी कि अब भैया d बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो भैया इससे आप तुलना क्यों कर रहे हो, क्योंकि तभी तो हमें b, a और c का मान मिलेगा, यानी a b c का मान इसी से तो मिलेगा। तो अब जब आप इससे तुलना करोगे, तो तुलना जब आप करोगे मेरे भाई, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, क्या यहां पर x² का गुणांक 2 है, यहां पर x² का गुणांक a है, तो यानी कहने का मतलब क्या मैं a बराबर 2 लिख सकता हूं, हाँ भैया। यहां पर x का गुणांक b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे -4, क्योंकि x का गुणांक क्या है, -4। अब यो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, प्लस का c है, तो यहां पर c का मान प्लस का 3 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। प्लस का c नहीं, 3। इस तरीके से हमने ए बी व सी के मानों को निकाल लिया है। अब जब हमने ए बी और सी के मान को निकाल लिया है, तो सीधा हम डी में पुट करेंगे, यानी विविक्तर में पुट कर देंगे और आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर बी का वर्ग, यानी बी क्या है, -4 है, इसका वर्ग कर दो मेरे भाई, -4, ए का मान क्या है, 2 है, सी का मान क्या है, +3 है। हल कर लो अब इसको, आंसर आपके सामने। तो डी बराबर क्या हो जाएगा भैया, -4, -4 का स्क्वायर का मतलब होता है भैया -4 को 2 बार गुणा करना, तो माइनस माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है भैया प्लस आ जाता है, 4 चौक 16, यानी प्लस का 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 16 लिखो या 16 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैंने क्या किया, 4 दूनी 8 किया, 8 का गुणा 3 में, 8 त्रिक 24, प्लस का 24, लेकिन माइनस यहाँ पर था तो माइनस आ गया, ठीक, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर डी बराबर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें तो यहाँ पर घटाना है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा, जो बड़े वाले अंक के सामने चिन्ह होगा, बड़ा 24 है तो उसके सामने चिन्ह माइनस का है, तो माइनस आएगा, 24 में से 16 गया 8, -8, तो डी बराबर क्या आ गया, -8। अब जैसे ही डी बराबर -8 आया, ठीक, डी बराबर -8 आ गया, तो यही हमारा क्या है, विविक्तर है। ये आंसर हमारा आ चुका है, विविक्तर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ANS। लेकिन ये अभी हमारा अधूरा आंसर है, क्योंकि विविक्तर तो हमने ज्ञात कर लिया, अभी हमें आधा ही नंबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। अब जब हमने विविक्तर ज्ञात कर लिया, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक सेकेंड, आंसर ना मूलों की प्रकृति के लिए, चलो ठीक है, हाँ, हेडिंग बना दो यहाँ पर, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति भैया यहाँ पर डी बराबर -8, यानी कि चूंकि डी बराबर -8 है, अर्थात डी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, यानी नेगेटिव है। डी क्या है, नेगेटिव है, जैसा कि आपको दिख रहा है, डी लेस देन जीरो है, इसलिए जो द्विघात समीकरण है, ठीक,
द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, अगर भैया यहाँ पर डी पॉजिटिव होता तो उसके वास्तविक मूल होते और भिन्न मूल होते। अगर भैया डी इक्वल टू 0 होता तो उसके वास्तविक मूल होते बराबर होते। ठीक, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यानी कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। कौन सी कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान नेगेटिव है, लेस देन 0 है, यानी डी का मान लेस देन 0 है, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 7 को हल कर लिया है। अब आइए अगले उदाहरण पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो बिना किसी देरी के आइए 8वें सवाल पर चलते हैं। तो स्क्रीन पर आपके ये रहा 8वां सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो सवाल स्क्रीन पर ये रहा, उदाहरण संख्या 8। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। कैसा पार्क है? वृत्ताकार पार्क। तो कोई पार्क है वृत्ताकार, तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा वृत्ताकार पार्क। ठीक, कलर ऐसा ही रहने देते हैं। और ये, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास एक वृत्ताकार पार्क है कि परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यानी जो हमारे पास परिसीमा, परिसीमा का मतलब है कि ये परिधि या फिर परिसीमा इसको हम कहते हैं। ठीक, तो जो परिसीमा है इसमें किसी पॉइंट पर या किसी बिंदु पर हमें एक खंभा गाड़ना है। तो चाहे वो ये पॉइंट हो सकता है, चाहे ये पॉइंट हो सकता है, चाहे ये पॉइंट हो सकता है, आप चाहे जो पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पर ये ले लिया। ठीक, जिसको हमने नाम दे दिया पी। यहाँ पर हमें क्या गाड़ना है? खंभा। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि खंभा गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। तो यहाँ पर एक 13 मीटर का हम क्या खींचेंगे? व्यास। तो भैया व्यास कैसे खींचा जाता है? तो जो केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं मेरे मित्र? व्यास कहते हैं। तो यही क्या है? व्यास है। ये क्या है? व्यास। 13 मीटर का व्यास। कितने मीटर का व्यास है? 13 मीटर। जैसा कि सवाल में कहा, एक 13 मीटर का व्यास है, हमने 13 मीटर का व्यास खींच दिया कि परिसीमा के एक बिंदु पर किसी भी जो ये परिसीमा है इसके किसी भी पॉइंट पर हमें कोई खंभा गाड़ना है, हमने पी मान लिया। ठीक, तो यहां पर हम वही लिखेंगे हल। हल क्या लिखेंगे? माना खंभा बिंदु पी पर गाड़ा गया। माना जो है खंभा बिंदु पी पर गाड़ा गया। ठीक, जैसा कि हम पॉइंट पी पर खंभा गाड़ दिए। ठीक है, तो अब आगे सवाल को हल करेंगे। कब हल करेंगे भैया? जब आगे सवाल को पढ़ेंगे। कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, ठीक, बने फाटकों ए और बी। यानी कहने का मतलब जो क्या कह रहा है, इस पार्क के व्यास की, यानी जो ये पार्क का व्यास है उसके अंत बिंदु, यानी ये वाला पॉइंट अंत बिंदु है और ये है भैया। ये जो व्यास है, व्यास का अंत बिंदु कौन सा है? ये वाला और ये वाला। इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? बने फाटकों ए और बी। यानी कि ये ए नाम है और ये बी, जो दोनों अंत बिंदु पर, यहाँ पर एक फाटक है, यहाँ पर एक फाटक है, यानी कि इससे एक फाटक बना है, फाटक का निर्माण हुआ है, जिसको एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यानी कहने का मतलब जो खंभा है उसके बीच की दूरी, यानी ये वाला पॉइंट, ये दूरी, ठीक, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, और ये दूरी, ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या है आपको पता है? इनके बीच का अंतर 7 मीटर है। यानी कहने का मतलब एपी और बीपी, ठीक, एपी और बीपी के बीच का अंतर 7 मीटर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो एपी माइनस बीपी बराबर 7 मीटर। ठीक, अब यहां पर सवाल में क्या कहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर, यानी ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर, यानी जो खंभा है उसके खंभे की दूरी का अंतर, जो खंभा है उसके बीच की दूरी का अंतर, यानी एपी माइनस बीपी या फिर बीपी माइनस एपी, जो भी आप करो, उनके बीच का डिफरेंस 7 मीटर है, सवाल में दिया है। अगर हमने यहां पर क्या मान लिया? माना
माना एपी बराबर एक्स मीटर, कोई एक्स मीटर की दूरी है, यानी ये जो एपी दूरी है ये क्या है, एक्स मीटर हमने मान लिया। जो एपी डिस्टेंस है उसको हमने एक्स मान लिया, तो ये जो बीपी डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, अगर यहां पर मैं एक्स रख देता हूं एपी की जगह पर, तो ये एक्स अगर मैं यहां पर रखूंगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है, तो बीपी बराबर एक्स माइनस 7 मीटर। आप सॉल्व कर लेना, यहां पर रख करके मैं चाहो तो दिखा सकता हूं, एपी बराबर अगर मैंने एक्स रख दिया माइनस बीपी बराबर 7, माइनस बीपी उधर जाएगा तो एक्स बराबर 7 प्लस बीपी, ठीक, 7 इधर आएगा, एक सेकंड, बीवी नहीं बीपी, तो 7 इधर आएगा तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा बराबर बीपी, तो बीपी बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस 7, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो एक्स माइनस 7 मीटर। इस तरीके से हमने एपी और बीपी के मान को लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक जो है क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म, कि कोई जो वृत्त होता है, वृत्त पर कोई जो व्यास है, ठीक, यानी ये व्यास है, व्यास के जो दोनों अंत बिंदु होते हैं वहां से किसी भी परिधि के किसी भी पॉइंट पर जब हम दोनों रेखाओं को मिलाते हैं, दोनों अंत बिंदुओं को, तो ये 90 डिग्री बनाता है। अच्छा भैया यहाँ पर मैं पॉइंट मिला रहा हूं तो क्या 90 डिग्री बनाएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा। क्या यहाँ पर भैया 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको मिला दो, ये भी 90 डिग्री है, ठीक, तो नहीं कहीं पर भी आप मिलाओगे तो 90 डिग्री, तो क्या मैं इसको 90 डिग्री बोल सकता हूँ, हाँ भैया 90 डिग्री आप बोल सकते हो। अगर मैंने इसको 90 डिग्री बोल दिया, अगर मैंने इसको 90 डिग्री बोल दिया, तो क्या यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, हमें 13 मीटर ये पता है, एक्स का मान हमें निकालना है, एक्स का मान निकाल लेंगे, हाँ भैया ये तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग सकता है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, आइए हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या, तो यहां पर कर्ण का वर्ग यानी कर्ण क्या है, 13 मीटर है, उसका वर्ग, मीटर हटा दो, अभी मीटर को हम लास्ट में लगा देंगे, अभी केवल अंकों पर बात करते हैं। लंब क्या है, लंब ये है, ठीक, ये आधार है, तो ये लंब क्या है, एक्स माइनस 7, उसका वर्ग प्लस आधार क्या है, एक्स मीटर है, उसका वर्ग। अब इसी को हमें हल करना है, और अगर हमने हल कर लिया तो एक्स का मान भी तुरंत निकल जाएगा, ठीक। तो ये इसको हम अगले पेज पर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग बराबर एक्स माइनस 7 का वर्ग, एक सेकेंड, प्लस एक्स का वर्ग। इसको हल करो अब, 13 का वर्ग 169 होता है, आप गुणा कर लेना, 13 गुणे 13, एक्स माइनस 7 यानी भैया ये ए माइनस बी के रूप का है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14x प्लस बी स्क्वायर यानी 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। आप सॉल्व कर लेना इसको, जब खोलोगे तो ये आएगा। अब इसको हल करते हैं, 169 को ऐसे ही रहने देते हैं बराबर एक्स स्क्वायर को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग हो जाएगा माइनस का 14x प्लस का 49। अब इसको हल करो तो ये 169 उधर जाएगा, या फिर हाँ 169 को जब उधर भेजोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो क्या मैं ये जो बराबर 0 है या फिर यहाँ पर बराबर 0 लिखूं, कोई प्रॉब्लम भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मिटा करके उस तरफ लिख दो, जैसा हम मतलब अपने रूप में करते आए हैं, ठीक, एक सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से मिला। अब इसको हल कर लो आगे, 2x का वर्ग माइनस 14x प्लस प्लस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस का लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भैया ये बड़े वाले अंक के सामने माइनस है, तो बड़े वाले अंक के सामने चिन्ह लगता है। तो 169 में से 49 जाएगा, 120 आएगा बराबर 0। इसको जब, अच्छा भैया अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 2 से कट रहा है, तो दोनों पक्षों में
2 से भाग करने पर, या फिर यहाँ पर आप लिख देना दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, मैं सीधा यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14/2 यानी 7x माइनस 120 का आधा 60 बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, अब द्विघात समीकरण देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, तो ये इसको हल करने की 2 विधियां हैं, तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो आप श्रीधराचार्य लगा दो, चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हो जाएगा, तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि किसी ऐसी संख्या को, मतलब 2 ऐसी संख्या में ढूंढनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आए। तो 60 एकन्नम 60, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का जब आपस में गुणा करेंगे 60 आएगा। तो 60 को हम जब गुणनखंड करेंगे तो 12 पंजे 60, मैं डायरेक्टली कर दिए रहा हूं, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 60 वैसे ही रहेगा बराबर 0। 12 और 5 वो 2 संख्याएं हैं जिसको घटाने पर माइनस का 7 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस का 12x, एक सेकेंड कलर चेंज कर दूं, कौन से 2 अंक हैं, माइनस का 12x प्लस का 5x। इसको जब आप जोड़ोगे तो यही आएगा, हाँ भैया यही आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब उसके बाद जब आगे इसको सॉल्व आप करोगे तो क्या करना है, इन दोनों में से कोई कॉमन करना है और इन दोनों में से कोई कॉमन करना है, तो कर लो। यहाँ से भैया x कॉमन हो रहा है, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 12। इसमें भैया x माइनस 12 यहाँ पर पहले लिख दो, बराबर 0 कर दो। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि प्लस का 5x आ जाए x में, तो भैया प्लस का 5 से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से x माइनस 12 और यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास कोई मतलब सवाल आया, अब इसको आगे हल करना है। आगे हल करने के लिए आपको पता ही है, एक बारी हम क्या करेंगे, एक बारी हम करेंगे x माइनस 12 बराबर 0, एक बारी करेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 12 आ गया, प्लस का 12, और यहाँ पर गया x बराबर माइनस का 5, ठीक। तो ये x के 2 मान आए, ठीक। सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक, क्योंकि हमने x माना है AP और BP का मान, जैसा कि सवाल में दिया है। ये है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, तो यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने x मान लिया था, यानी x का मान हमें याद करना है, जैसा कि हमें मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, चूंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, अगर भैया दूरियां ऋणात्मक नहीं होती तो ये मान क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भैया दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, तो यानी x बराबर 12 केवल यही लेंगे। इसलिए इसलिए AP बराबर जो हमने x मीटर माना था वो क्या हो जाएगा, 12 मीटर। वह BP बराबर हमने क्या माना था, x माइनस 7 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो ये इस तरीके से, अतः खंभों के बीच की दूरियां क्रमशः 12 मीटर व 5 मीटर हैं। अतः खंभे व फाटक के बीच की दूरी, खंभे व फाटकों के बीच की दूरी, फाटकों के बीच की दूरी 12 मीटर व 5 मीटर। इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी, ठीक, मतलब ये भी लिख सकते हो लास्ट में। तो इस तरीके से हमने सवाल का जवाब निकाल लिया और यही इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। कैसे हमने सॉल्व किया, ये मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया
कि एक जैसा कि यहाँ पर वृत्ताकार पार्क था, हमने वृत्ताकार पार्क बनाया, 13 मीटर व्यास था। तो व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा होती है। उसके बाद एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि यानी कोई भी जो यहाँ पर परिसीमा है, ये परिसीमा है, परिधि है, उस पर किसी भी पॉइंट पर हमें एक खंभा गाड़ना है, जिसको हमने पॉइंट पी नाम दे दिया। माना खंभा बिंदु पी पर गाड़ा गया। तो अब यहाँ पर सवाल में क्या कहा कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु, जो हमारे पास व्यास है उसके दोनों अंत बिंदु, ठीक, हमने ये जो व्यास माना 13 मीटर का, उसका अंत बिंदु ए और बी है, ठीक, बने फाटकों ए और बी, जो कि यहाँ पर हमने मान लिया, से खंभे की दूरियों का अंतर, जो यहां से खंभे की दूरी यानी ये दूरी और ये दूरी, उनके बीच का अंतर 7 मीटर है, जैसा कि सवाल में कहा, हमने लिख दिया। तो एपी माइनस बीपी 7 मीटर है, तो एपी को हमने एक्स मान लिया। तो बीपी, क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ा गया, तो हमने दूरी को एक्स मीटर मान लिया, यानी एपी की दूरी को एक्स मीटर माना। देखो सवाल में हमें इसकी दूरी और इसकी दूरी ज्ञात करनी थी, तो इसकी दूरी को हमने अगर एक्स मान लिया, तो इस वाले इक्वेशन से क्या मैं बीपी की दूरी निकाल सकता हूँ? भैया एपी की दूरी अगर हमने एक्स माना तो बीपी की दूरी एक्स माइनस 7 मीटर, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो केंद्र क्या कहते हैं जो व्यास जो होता है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा के दोनों अंत बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं किसी अन्य पॉइंट से, परिसीमा पर स्थित किसी अन्य बिंदु से जब मिलाते हैं, तो वो मिलाने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक। तो 90 डिग्री का कोण जब बना, तो यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया और यहाँ पर मानों को रखा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण आया। द्विघात समीकरण को हमें हल करने को पता ही है, हमने हल किया और यहाँ पर इस तरीके से आंसर निकाल लिया। और यहाँ पर दूरी ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसको हमने नहीं लिया, केवल पॉजिटिव को लिया। इस तरीके से आंसर, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आएगा। इसको 2 से 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको तुरंत के तुरंत लगाना है, ठीक है। दिमाग चलने से पहले पेन चल जाना चाहिए एग्जाम में आपके। तो आइए अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आइए फटाफट से हल कर लेते हैं। ये उदाहरण बहुत आसान है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल। सवाल में क्या कह रहा है, समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। तो उस समीकरण जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है, उसी को लिख लेते हैं, 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, विविक्तर। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कि यहाँ पर सवाल में हमें 3 काम करने हैं। कौन कौन से? पहला काम हमें विविक्तर ज्ञात करना है, दूसरा काम हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। समझ पा रहे हो, मूलों की प्रकृति कैसी है? अगर मूलों की प्रकृति क्या कहते हैं वास्तविक है, तो हमें मूलों को भी ज्ञात करना है, यानी कि x के मान को भी निकालना है। तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में हमें विविक्तर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पर इसे मत लिखो, केवल ये लिखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो अगर हम तुलना करेंगे तो क्या होगा भैया, x² का गुणांक है, तो यहाँ पर a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, -2, और c बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। हमें विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर ज्ञात करने के लिए ए बी और सी का मान ज्ञात होना चाहिए, यानी ए बी और सी का मान हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर विविक्तर क्या होता है, डी बराबर इसको मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा इधर रख देता हूं, ताकि आगे हल करने में प्रॉब्लम आए। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर विविक्तर हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम मान रखेंगे, मान रख दो आप भाई, b² यानी -2 का वर्ग -4, ए का मान क्या है, 3 है, सी का मान क्या है, 1/3 है। हल करो इसको, डी बराबर, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा भैया -2 का वर्ग यानी प्लस का 4 आएगा। आप करके देख लेना, -2 गुणे -2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 4, माइनस 3 से 3 कट गया,
3 से 3 कट गया, ये नीचे 3 है, ये ऊपर 3 है, कट गया, तो बचा क्या, 4 बचा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4। 4 माइनस 4 क्या होता है, तो ये यहाँ पर क्या डी बराबर 0 आ गया, हाँ भैया डी बराबर 0 आ गया। डी बराबर 0। और जैसे ही डी बराबर 0 हमें मिला, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि डी बराबर 0, अतः दिए गए दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था भैया, जब डी बराबर 0 होता है तो उसके दो बराबर व वास्तविक मूल होते हैं, मूल होंगे। दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पर दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे, जब हमें पता चल गया कि हमने मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर लिया। हमने सबसे पहले क्या किया, डी का मान ज्ञात किया और मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, वास्तविक मूल है तो उन्हें भी ज्ञात करिए, यानी एक्स के मान को हमें ज्ञात करना है। तो भाई मूल तो वास्तविक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो अब हमें एक्स का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अब श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य या फिर द्विघाती सूत्र भी लिख सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है भैया, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ए, डी अपॉन 2 ए। अच्छा भैया यहाँ पर आपने डी क्यों लिख दिया, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों नहीं लिखा, तो भैया चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर है, हाँ भैया डी के बराबर है, तो क्या मतलब है, उतना झाम लिखने से अच्छा इससे अच्छा डी लिख दो, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है द्विघाती सूत्र। अब इस अस्त्र को, ये यहाँ पर ये हमारे पास द्विघाती सूत्र है, ठीक। अब यहाँ पर इस अस्त्र से अब हम क्या मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें डी का मान पहले से ही पता चल चुका है, तो हम यहाँ पर डी रखेंगे, ठीक। अगर हमने पहले ही डी का मान निकाल लिया है तो हम यहाँ पर डी रखेंगे, अगर हमने डी का मान नहीं निकाला है तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप रख दीजिएगा, क्योंकि हमें उसका मान तो पता ही है, ठीक। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान क्या है, -2 है, माइनस तो अलग से है, बी का मान -2 है, उसको हमें अलग से लिखना है, ठीक। प्लस माइनस रूट डी का मान क्या है, 0 अपान 2, ए का मान क्या है भैया, 3 है, ठीक। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 आएगा, प्लस माइनस कर्डिम 0 यानी कर्डिम 0 हो गया, अपान 3 दूनी 6। तो यानी कहने का मतलब, इसको यार मैं साइज छोटा कर दूं क्या, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, जाने दो, इसको हम अगले पेज पर लेकर के चलते हैं, या फिर इसी पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर 2 प्लस माइनस रूट 2 बाई, मतलब अंडर रूट कर्डिम 0। कर्डिम 0 क्या होता है भैया, कुछ नहीं, कर्डिम 0 यानी नील बटा सन्नाटा। तो क्या मैं इसको हटा सकता हूँ, हाँ भैया हटा दो। तो इसको जब आप हटा दोगे तो ये इधर प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो यानी कहने का मतलब प्लस माइनस 0। अच्छा, किसी संख्या में दो यहाँ पर जैसे लिखा है, दो में प्लस 0 करो या फिर दो में माइनस 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं इसको हटा दूं, हाँ भैया हटा दो। तो यहाँ पर दो ही रहने दो सीधा, तो इसको हटा दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बराबर 2/6, या फिर रहने दो इसको प्लस माइनस, कर्डिम 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक।
तो x बराबर 2 प्लस माइनस 0। तो एक बारी हम क्या लेंगे, x बराबर प्लस का 0 ले लो, तो 2 प्लस 0 बटे 6। एक बार हम क्या लेंगे, x बराबर 2 माइनस 0 बटे 6, ये हमने ले लिया। ठीक, तो 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा भैया, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटे 6 आ जाएगा। और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटे 6। तो ये कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे 3। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 बटे 3। देखो जैसा कि हमने मूलों की प्रकृति में बताया था, दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर जैसा कि यहाँ पर हैं, वो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक भी है और बराबर भी है। परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो इस तरीके से हमने आंसर ज्ञात कर लिया। यही हमारा क्या है मेरे मित्र, आंसर। इस तरीके से x बराबर 1/3 और 1/3 ये दोनों बराबर व वास्तविक मूल हैं इसके। ठीक, इस तरीके से उदाहरण नंबर 9 को हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पर हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता हुआ, और मतलब एक्सरसाइज का उदाहरण और बेसिक पार्ट। और बाकी एक्सरसाइज के 5 सवाल हैं, आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कराऊंगा ही। और बस इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, और जाने से पहले अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं मुझे। ये चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।